नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा वही है जो कल से टीवी पर छाया हुआ है। कल करीब 9:30 बजे भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब का त्यागपत्र जो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से दिया है, चिट्ठी में यही बताया है। लेकिन अब धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया है कि स्वास्थ्य महामहिम का नहीं खराब है, राजनीतिक स्वास्थ्य खराबी, सरकार के तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्हें पद से हटाया गया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक साधारण सा आदमी का भी अगर तबीयत खराब होता है तो वो सबसे पहले अस्पताल भागता है। उपराष्ट्रपति के घर चल के अस्पताल आ जाती, वो इस पोजीशन में थे। कॉन्स्टिट्यूशनल भी उनके पास डॉक्टरों का होना होता है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर में डिस्पेंसरी होती है। डॉक्टरों की एक पूरी फौज उनके आसपास रहती है और रेगुलर चेकअप होता है। ऐसी कौन सी तबीयत है जो दिन भर बढ़िया काम करने के बाद भी 8:30 बजे के बाद अचानक इतनी बिगड़ गई कि वो चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने के बाद ना तो फोन उठा रहे हैं, ना ही मोबाइल पर बात कर रहे हैं, ना ही कोई सोशल मीडिया पे छोटा सा बाइट ही आ रहा है, ट्विटर पर भी कुछ नहीं कह रहे हैं। दूसरा कि भारत के उपराष्ट्रपति की तबीयत खराब है और एम्स के तरफ से कोई बुलेटिन नहीं आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई आदना सा डॉक्टर या कर्मचारी भी जाकर के पूछने की जहमत नहीं उठाए कि महामहिम आपको कौन सी तबीयत खराब है जो आपको त्याग पत्र देने पर मजबूर कर दिया। इससे यह स्पष्ट है कि महामहिम उपराष्ट्रपति जो कल तक थे अब तो स्वीकार कर लिए गए, तो निवर्तमान उपराष्ट्रपति जी की तबीयत खराब नहीं है। वह इसलिए और भी स्पष्ट हो जाता है क्योंकि महामहिम उपराष्ट्रपति की तबीयत की मातम पुरुषी के लिए या पूछताछ के लिए अब तक कोई नहीं गया। पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष में से सिर्फ टीवी पर बयानबाजी हो रही है। कल तक जिस कांग्रेस के आंख की किरकिरी थे, इनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया था जो तकनीकी आधार पर रिजेक्ट हो गया, वो आज इनके पक्ष में खड़े हैं और इनके पक्ष में बोल रहे हैं, वो भी पूछने के लिए नहीं गए। आप में से मुझे पता नहीं कि आप कौन आदमी कहां से देख रहा है। मैं दिल्ली में रहता हूं। भारत के उपराष्ट्रपति का घर संसद भवन के पिछली गेट जो गुरुद्वारे की तरफ से गेट है उसके ठीक सामने है। मतलब पार्लियामेंट का गेट खुलेगा और बीच में चौराहा पार करने के बाद उपराष्ट्रपति के घर का गेट खुलता है। मतलब पूरा 1.5 मिनट भी नहीं लगता पैदल जाने में, और कोई भी आदमी नहीं गया। अब इन परिस्थितियों में इन सब बातों की चर्चा होनी चाहिए कि उपराष्ट्रपति जी की तबीयत खराब थी या खराब कर दी गई थी। लेकिन मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण बताता, सुनाता या दिखाता हूं जिन विषयों पर और जगह होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। मैं जो विश्लेषण करूंगा या बताऊंगा वो किसी चैनल पर आपको सुनने को नहीं मिला होगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। कहां तक लोग कह रहे हैं कि ये है, वो है, फलाना है, फलाना आदमी बन रहे हैं। देखिए, मामला क्या है? मामला यह है कि यह कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाला बात है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से केंद्र में आए हैं राजनीति के और दिल्ली में उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, तब से भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा परिवर्तित हो गया है, बदल गया है। यह भाजपा अटल अडवाणी वाली नहीं रही है। यह भाजपा राजनाथ सिंह और वेंकट नायडू वाला भी नहीं रही है। यह भाजपा पूरी तरह से मोदी शाह की भाजपा है। खाता न भाई, जो मोदी शाह मन में चाहे वही सही, कहने तक की नौबत नहीं। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने जिसको चाहा, जब चाहा, जहां से चाहा वहां से उठाया, जहां चाहा वहां बैठाया। मोदी जी के आने के बाद अटकलों का बाजार पर पूर्णतः विराम लग गया। अटकलों की बाजार में यहां तक थी कि भाई किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। मुर्मू जी आ गए। जगदीप धनखड़ साहब भी जब उपराष्ट्रपति बने किसी की चर्चा दिमाग में नहीं था।
तो मोदी जी के आने के बाद इन सब चीजों पर लोगों का विश्वास उठ गया है कि मैं कुछ अंदाज अनुमान लगाऊं, क्योंकि किसी भी अनुमान से ऊपर है मोदी और शाह। लेकिन इन सब चीजों के साथ एक बात उनके मन में खटक रही है, वह है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। बाबा बुलडोजर नाथ के बुलडोजर में ब्रेक लगाने का बहुत प्रयास किया गया दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं सीधा कहूं कि मोदी और शाह की तरफ से। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी योगी पर प्रभाव नहीं जमा सकी यह जोड़ी। इस बात के लिए कई बार उठापटक हुआ, अंदर खाने मतलब अगर ठेठ भाषा में कहे तो मलयुद्ध हुआ, मतलब वहां से कि घुसाघुसी नहीं, मतलब राजनीतिक युद्ध हुआ। लेकिन ना तो मोदी झुकने को तैयार है और योगी ने झुकना सिखा ही नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने संन्यास लिया है, उन्होंने संयम छोड़ा है, लेकिन अहम नहीं छोड़ा है। और 25 करोड़ उत्तर प्रदेश जनता के हितों के आगे जो आएगा वो टकराएगा तो कुचला जाएगा, यह योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट और सबको बता दिया है। तो कहीं अब बड़ी विकेट गिरा करके किसी बड़े आदमी को मतलब इशारा तो नहीं किया जा रहा है कि जब हम उपराष्ट्रपति को चलता कर सकते हैं तो तुम्हारी का भी शक, क्योंकि तुम्हारा तो गिनती पर सरकार है, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव और कल तुम्हारी सरकार चली जाएगी, क्योंकि सारा पक्ष विपक्ष और घोषित निष्पक्ष इस ताक में बैठा हुआ है कि योगी की सरकार जाए। क्योंकि योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में मनमानी खत्म हो गई, गुंडों की मनमानी खत्म हो गई, माफिया की मनमानी खत्म हो गई, अनाप शनाप काम करने वाले अफसरों की मनमानी खत्म हो गई। अब जो कानून में सही है वही रही है और जो सही नहीं है वो गई है। और अपराधियों के लिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कम विकल्प दिया है, यह दुनिया जानती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी बहुत विकल्प नहीं दिया। अमिताभ बच्चन भी कौन बने करोड़पति में 4 विकल्प देता है, 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन बनाइए और करोड़पति बन जाइए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 2 विकल्प दिया है, जेल या सीधा प्रभु से मेल। और कोई भी अपराधी इन दोनों जगहों पर जाना नहीं चाहेगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ को इशारा तो नहीं है, क्योंकि यह सब बात चर्चा में है कि भाई निवर्तमान उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के चेयरमैन के हैसियत से नोट कांड वाले जज साहब पर महाभियोग की स्वीकृति कर दिए थे, और साथ साथ वो कठमुल्ला कांड वाले जज साहब पर भी महाभियोग की बात मान लिए थे मौखिक रूप पर। तो क्या वह सरकार को नागवार गुजरी, ये सब टीवी में आ गया है, और जो टीवी में आ गया है उस पर विश्लेषण में नहीं करता। जो टीवी में आने नहीं दिया जा रहा है या आना देना नहीं चाह रहे, मैं उस पर बात कर रहा हूं। क्योंकि सोच लीजिए कि जब आदमी उपराष्ट्रपति को रिजाइन पर मजबूर कर दे, क्योंकि यह बात अब छुपी नहीं रही है कि उपराष्ट्रपति जी का रिजाइन हुआ है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। 2-3 बातें मैंने पहले बता दी, एक बार फिर से कह देता हूं, बीच में कोई बाद में वीडियो में आएगा तो। दिन भर उपराष्ट्रपति जी काम किए, बिल्कुल स्वस्थ थे, घर गए 8:30 बजे करीब, 9:30 बजे करीब उनका इस्तीफा आया। तो क्या ये 2-3 घंटे में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई? और अगर तबीयत बिगड़ गई तो वो तुरंत एम्स में क्यों नहीं गए? या उनके घर के ठीक सामने करीब आधा किलोमीटर पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, और वहां भी अस्पताल में डॉक्टर बहुत बढ़िया है, तो वहां क्यों नहीं गए? या वहीं का डॉक्टर यहाँ क्यों नहीं देखने आया? एम्स का विशेषज्ञ क्यों नहीं आया चेक करने के लिए कि वो कौन सी बीमारी है? मतलब महामहिम उपराष्ट्रपति निवर्तमान की तबीयत ठीक है, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जाट आदमी, हृष्ट पुष्ट, हट्टा कट्टा, दूध माठा पीने वाला आदमी, उसको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, उसको दुआ की जरूरत है, और देश की दुआ उनके साथ है। तब बात है कि उनको किसी से बनी नहीं या उनके मन की बात कुछ हुई नहीं। मैं अपने कल के वीडियो में कहा था, कुछ ऊंचे और हल्के लोग उनके वाहनों की बात कर रहे थे कि आप देखो कौन सी गाड़ी में चलते हैं, वो क्या करते हैं। भाई भारत की उपराष्ट्रपति के लिए गाड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, कितने करोड़ की गाड़ी होगी। भारत का उपराष्ट्रपति गाड़ी का मोहताज नहीं है। अभी जगदीप धनखड़ जैसा जमीनी आदमी को गाड़ी प्रभावित नहीं कर सकती, उनको गाली प्रभावित करेगी।
और वो गाली उनको मिली है कल संसद में, जब आसन पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बैठा हुआ है, जो चेयरमैन राज्यसभा है, और संसदीय नेता पक्ष जेपी नड्डा यह कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? नेता विपक्ष का, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं और वो कभी कांग्रेस के घोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मतलब तकनीकी रूप से भी और व्यवहारिक रूप से उनकी हैसियत बहुत बड़ी है। उस बड़े हैसियत वाले आदमी को जेपी नड्डा करे कि काहे परेशान हो, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। यह काम राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, मतलब राज्यसभा के सभापति का है, और सभापति आसन में बैठे हुए और आप इशारा कह रहे हो कि नहीं जाएगा। क्या यह जगदीप धनखड़ को बुरा लगा? क्या यह जगदीप धनखड़ इस बात पर परेशान है कि भाई मैं सीट पर बैठा हूं और रिकॉर्ड में जाएगा नहीं जाएगा, यह मेरा मामला है, और जेपी नड्डा इस बात को कह रहे हैं? तो क्या यह उनको गाली लगी, या वाकई में सरकार की मंशा के विरुद्ध 63 लोगों के साथ अविश्वास प्रस्ताव जज साहब के विरुद्ध राज्यसभा में आया और उन्होंने स्वीकार कर लिया? उससे यह मैसेज गया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार से पहले विपक्ष तत्पर है, क्योंकि विपक्ष का अगर अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया जाता तो वो उसके नाम से लिस्टिंग होती, तो देश भर को यह सूचना जाता कि नोट कांड वाले जज साहब के प्रति अविश्वास लाने में सरकार ढूलमुल आती थी, क्योंकि उस पर सरकार का संरक्षण है। अनाप शनाप बयानबाजी तो झूठी साची बहुत सी निकल सकती थी, और सरकार और कामों में व्यस्त थी और विपक्ष मौका दे करके चौका मार दी। और उपराष्ट्रपति जी, जो कि सभापति भी है राष्ट्रपति का, उनकी मजबूरी भी थी, ये भी जान लिया जाए, इसमें मनसा नहीं था, क्योंकि अगर 50 मेंबर से ऊपर अगर कोई आदमी साइन करके देता है तो वो उपराष्ट्रपति मतलब चेयरमैन को मानना ही होगा। उस सीट पर अगर कोई भी होता, मोदी जी भी उस सीट पर बैठे, तो मानना उनकी मजबूरी थी। लेकिन यहाँ पर कानून कोई मानता ही नहीं और ना मानना चाहता है। तो क्या सरकार की यह मंशा थी या मोदी जी की मंशा थी कि कोई बात नहीं, लोग आए हैं तो क्या है, स्वीकार करने का रोक देते कि ठीक है अभी हम निर्णय लेंगे, और हमको बताते, और हमारे लोग पहले आते और हमारे लोगों के नाम से वो बिल जाता, उसमें हमारे भी 2, 4, 5 लोगों के साइन हो जाते, तो कहा जाता कि भाई सत्ता पक्ष के लोगों ने भी साइन किया है। और क्या यह मौका चूक गए उपराष्ट्रपति और इतना दिमाग में ले गया, या उपराष्ट्रपति अपने आप को पूर्णतः उपराष्ट्रपति बताने दिखाने का प्रयास किया और पहले ही प्रयास में आउट हो गए? क्या ऐसा हुआ? यह सब टीवी में आ चुका है। मेरा विश्लेषण यह नहीं है। मेरा विश्लेषण है कि लाख प्रयासों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपदस्थ करने में असफल दिल्ली उपराष्ट्रपति के माध्यम से मैसेज देने का प्रयास तो नहीं कर रही है, और मेरी आशंका है कि यह इस सरकार के पतन की शुरुआत तो नहीं है, क्योंकि कई बार आदमी को लगता नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या विचारणीय है। क्योंकि जब आदमी फुल स्पीड से दौड़ता है तो सड़क की कंकड़ दिखती नहीं है, वो तब होता है जब पाँव में चुभ जाती है, तब लगता है कि यार ये तो पाँव डैमेज हो गया। क्यों? सड़क पर कंकड़ पड़ी थी, मैं अपनी स्पीड के चक्कर में कंकड़ पर ध्यान नहीं दिया। तो मोदी सरकार के रास्ते की कंकड़ अब उनको चुभने ना लगे, मैं दुआ करूंगा कि ऐसा ना हो, और ऐसा तभी होगा जब आप दीवार पे सर ना मारें। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो चट्टान की तरह से अडिग है, उसके तरफ ना ही देखे तो आपके लिए भी बढ़िया है और उनके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि टकराने से चिंगारी निकलेगी, और चिंगारी से कहाँ कहाँ आग लगेगा, कौन कौन चलेगा, यह मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो बताऊं क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मोदी जी समझ गए होंगे कि कहां पर टकराना चाहिए और कहां पर घबराना चाहिए, क्योंकि सरकार चलाने के लिए सिर्फ कड़ा रहना ही जरूरी नहीं है, जरूरत पड़ने पर झुका भी जाता है और जरूरत पड़ने पर झुकाया भी जाता है। तो जहां सरकार के हित में, देश के हित में अगर आपको झुकना पड़े, जैसे आपने पाकिस्तान पर फतेह के बाद भी विड्रॉ कर लिया, सेना को रोक दिया, मैं उस बात की तारीफ किया था, क्योंकि और आगे बढ़ते तो रूस यूक्रेन जैसी स्थिति हो जाती, क्योंकि पूरी दुनिया आपके विरुद्ध में पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार बैठी थी। लेकिन आपने समझदारी दिखाया, मौके की नजाकत को भांपा और अपना काम करके वापस आ गए। हमारे भोजपुरी में कहते हैं
कि खा के पड़ जा और मार के डर जा। मतलब तैयारी होकर अटैक करो और पीट पाट के चल दो। जब तक लोग आए तब तक आप वहां हो ना, तो बदला कौन लेगा? आपने वो ठीक किया और जगह भी ठीक करें। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार, जगदीप धनखड़ जी की तबीयत कभी खराब ना हो, भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ मांगते हैं कि आप स्वस्थ रहें। आप अपदस्थ हो चुके हैं, लेकिन जहां रहें वहां महावीर जी की कृपा आप पर बनी रहे। मैं राकेश परमार यही प्रार्थना और यही निवेदन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।